दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही एक अच्छी सीख देने वाली कहानी है। सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द किंग एंड हिज एनलाइटमेंट। दोस्तों, एनलाइटमेंट एक नाउन है जिसका मतलब होता है ज्ञानोदय, मतलब कि इस तरह का ज्ञान जो व्यक्ति को होता है उसे एनलाइटमेंट कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? द किंग एंड हिज एनलाइटमेंट मतलब राजा और उसका ज्ञानोदय, मतलब उसका ज्ञान। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें, और यदि आपको कहानी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once upon a time, a king named Zanad lived in the kingdom of जहानपुर। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। लिव का मतलब होता है रहना, निवास करना। सेकंड फॉर्म में लिव्ड। वंस अपॉन ए टाइम मतलब एक समय की बात है। अ किंग नेम्ड जनद मतलब एक जनद नाम का राजा लिव्ड रहता था इन द किंगडम ऑफ जहानपुर। जहानपुर राज्य की जहानपुर राज्य में एक जनद नाम का राजा रहता था। ही वॉज वेरी क्रूअल। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। तो इस तरह का जो वाक्य है वो सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है। क्रूअल का मतलब होता है क्रूर। ही वॉज वेरी क्रूअल मतलब वह बहुत क्रूर था। द पीपल इन हिज किंगडम वर ऑलवेज अफ्रेड ऑफ हिम। अफ्रेड का मतलब होता है डरा हुआ, भयभीत होना। जो लोग थे, द पीपल ऑफ हिज किंगडम मतलब जो उसके राज्य के लोग थे, वर ऑलवेज अफ्रेड ऑफ हिम वो हमेशा उससे डरते थे, घबराते थे। ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि। ऑल्दो एवरीवन इन हिज किंगडम ऑलवेज पेड देयर टैक्सेस। ऑल्दो का मतलब हालांकि। एवरीवन इन हिज किंगडम मतलब कि उसके राज्य में हर कोई ऑलवेज पेड देयर टैक्सेस अपने जो टैक्स थे, जो उनके कर होते थे, उनको वो अदा करता था। टू द किंग राजा को। स्टिल मतलब फिर भी। इफ़ द किंग लाइक्ड एनीथिंग फिर भी यदि राजा को कुछ भी पसंद आता था। ही वुड ऑर्डर हिज सोल्जर्स वह अपने सिपाहियों को आदेश देता। टू स्नैच इट उसे छीनने की। फ्रॉम द पीपल लोगों से। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि हालांकि जो लोग थे उसके राज्य में वो हमेशा राजा को अपना टैक्स देते थे, अब जो कर होता था वो देते थे। फिर भी जो राजा था यदि उसे कुछ पसंद आता तो वो अपने सिपाहियों को आदेश देता और वो लोगों से उसे छीन लेते। देयर वर नो रूल्स एंड लॉज इन हिज किंगडम मतलब कि देयर वर नो रूल्स एंड लॉज इन हिज किंगडम उसके राज्य में कोई भी रूल्स मतलब कि नियम, एंड लॉज मतलब कानून, कोई भी नियम या फिर कानून नहीं थे। चलिए आगे देखिए। जनद वॉज एन अनजस्ट पर्सन। ही नेवर डिड एनी जस्टिस टू हिज सब्जेक्ट्स। दोस्तों, अनजस्ट एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अन्यायपूर्ण या अन्यायी। ऐसा व्यक्ति जो अन्याय करता हो उसे अनजस्ट कहा जाता है। और आप इसे नोट कर सकते हैं, ये एक एडजेक्टिव है। जनद वॉज एन अनजस्ट पर्सन मतलब जनद एक अन्यायपूर्ण व्यक्ति था। ही नेवर डिड एनी जस्टिस टू हिज सब्जेक्ट्स। और ये हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ डिड का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। ही नेवर डिड एनी जस्टिस टू हिज सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट मतलब प्रजा। उसने अपनी प्रजा से कभी भी कोई न्याय नहीं किया। इफ़ एनी टू पीपल हैड अ प्रॉब्लम यदि कोई भी दो लोगों को कोई समस्या होती थी बिटवीन दैम अपने बीच में। दे वर अफ्रेड टू कम टू द कोर्ट ऑफ द किंग मतलब उन्हें डर लगता था, वो डरते थे टू कम आने में। टू द कोर्ट ऑफ द किंग मतलब राजा के दरबार में उन्हें आने से डर लगता था यदि दो लोगों के बीच में कोई समस्या भी होती थी। नो
वन कुड एक्सपेक्ट जस्टिस फ्रॉम जन्नत, और कोई भी नो वन मतलब कोई भी, नो वन कुड एक्सपेक्ट जस्टिस फ्रॉम जन्नत, कोई भी जन्नत से न्याय की उम्मीद नहीं कर सकता था। एक्सपेक्ट करना मतलब होता है उम्मीद करना, अपेक्षा करना। ही नेवर लिसन्ड टू एनी वन, उसने कभी भी किसी की बात को नहीं सुना। एंड नेवर केयर्ड टू सपोर्ट द ट्रूथ, और उसने कभी भी परवाह नहीं की टू सपोर्ट द ट्रूथ, उसने कभी भी सच का साथ देने की परवाह नहीं की। चलिए आगे देखिए। He liked to grab things from the poor and tortured everyone by his forceful rules। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ग्रैब का मतलब होता है हड़प लेना, किसी चीज़ को खींच लेना, उसे ग्रैब कहा जाता है। ही लाइक टू ग्रैब थिंग्स फ्रॉम द पुअर, मतलब उसे गरीबों से चीज़ें लेने में, चीज़ें हड़पने में अच्छा लगता था। एंड टॉर्चर्ड एवरीवन, और वो सभी को टॉर्चर करता था, मतलब प्रताड़ित करता था। बाय हिज फोर्सफुल लॉज, अपने फोर्सफुल रूल्स मतलब अपने जो ज़बरदस्ती के जो लगाए हुए जो रूल्स थे, उसके जो नियम थे ज़बरदस्ती थोपे हुए, उनसे वो लोगों को टॉर्चर करता था। चलिए आगे देखिए। हावेवर मतलब कि हालांकि, जन्नत थॉट दैट ही वॉज ऑलवेज राइट, और ये थिंक की सेकंड फॉर्म में, थिंक मतलब सोचना, सेकंड फॉर्म में थॉट। हालांकि जन्नत सोचता था दैट ही वॉज ऑलवेज राइट, कि वो हमेशा सही है। एंड देयर वॉज पीस इन हिज किंगडम, और उसके राज्य में पीस है, मतलब कि उसके राज्य में शांति है। हिज क्वीन जायरा वॉज अ वेरी गुड एंड काइंड हार्टेड वुमेन, उसकी जो रानी थी जायरा वॉज अ वेरी गुड मतलब वो बहुत अच्छी, एंड काइंड हार्टेड वुमेन, और एक काइंड हार्टेड वुमेन मतलब एक दयालु महिला थी। बट शी ऑलवेज फेल्ट हेल्पलेस, और दोस्तों फील हेल्पलेस का मतलब होता है मजबूर, लाचार, असहाय महसूस करना, और हेल्पलेस एडजेक्टिव है तो क्या अर्थ हुआ? बट शी ऑलवेज फेल्ट हेल्पलेस, लेकिन वो हमेशा असहाय या कह सकते हैं मजबूर महसूस करती थी। शी वॉन्टेड टू हेल्प द सफरिंग पीपल, सफरिंग मतलब पीड़ित, शी वॉन्टेड टू हेल्प द सफरिंग पीपल, और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। वॉन्ट मतलब चाहना, सेकंड फॉर्म वॉन्टेड। शी वॉन्टेड टू हेल्प द सफरिंग पीपल मतलब वह जो सफरिंग लोग थे, मतलब जो पीड़ित लोग थे, उनकी वो हमेशा मदद करना चाहती थी। सी वॉन्टेड टू हेल्प द सफरिंग पीपल मतलब है पीड़ित लोगों की मदद करना चाहती थी। एंड सेव देम, और उन्हें बचाना चाहती थी। फ्रॉम जन्नत्स टॉर्चर, और वो जन्नत के जो टॉर्चर से, प्रताड़ना से उन्हें बचाना चाहती थी। और दोस्तों यहाँ जन्नत के बाद एपिस्ट्रॉफी एस है, जिसका मतलब होता है का, के, की। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रॉफी एस का यूज़ वहाँ किया जाता है। आगे देखिए। बट शी कुड नॉट डू एनीथिंग, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। एंड ऑलवेज प्रेड फॉर जन्नत, और वो हमेशा जन्नत के लिए प्रे करती थी, प्रार्थना करती थी। टू बिकम वाइज, कि वो सही हो जाए, बिकम मतलब वाइज समझदार बने। एंड कंपैशनेट, और वो दयालु बने। चलिए आगे देखिए। वन डे द किंग वेंट टू द जंगल फॉर हंटिंग, हंट मतलब शिकार करना, क्या अर्थ हुआ? और ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म वेंट। वन डे एक दिन। द किंग वेंट टू द जंगल फॉर हंटिंग मतलब एक दिन राजा शिकार के लिए जंगल गया। इन द जंगल मतलब कि जंगल में। जन्नत सॉ अ वाइल्ड कैट किलिंग अ रैबिट एंड ईटिंग इट, क्या अर्थ हुआ? दोस्तों ये सी की सेकंड फॉर्म है, सी मतलब देखना, और सेकंड फॉर्म है सॉ, तो क्या अर्थ हुआ? इन जंगल मतलब कि जंगल में। जन्नत सो अ वाइल्ड कैट किलिंग अ रैबिट एंड ईटिंग इट मतलब जंगल में जन्नत ने देखा एक जंगली जो बिल्ली है, किलिंग अ रैबिट, वो एक खरगोश को मार रही है। एंड ईटिंग इट, और उसे खा रही है। अ लिटिल लेटर मतलब कि थोड़ी देर के बाद। ही सो उसने देखा, दैट की अ डॉग केम, और ये कम की सेकंड फॉर्म है, उसने देखा कि अ डॉग केम एक कुत्ता आया। एंड किल्ड दैट कैट, और उसने उस बिल्ली को मार दिया। आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद। जन्नत डिसाइडेड टू रेस्ट अंडर अ ट्री, और दोस्तों ये हमारा ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ दो वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो जब आप दो वर्ब वाला कोई वाक्य बनाते हैं तो पहली वर्ब के बाद आपको टू लगाना होता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? आफ्टर सम टाइम मतलब कि कुछ समय के बाद। जन्नत डिसाइडेड टू रेस्ट अंडर अ ट्री मतलब कि जन्नत ने फैसला किया, निर्णय किया, टू रेस्ट अंडर ए ट्री एक पेड़ के नीचे आराम करने का।
आ विलेजर वॉज पासिंग बाय द जंगल। दोस्तों पासिंग बाय का मतलब होता है कहीं से होकर गुजरना, और ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है जहाँ पर वॉज या वर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, साथ में फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ कि अ विलेजर वॉज पासिंग बाय द जंगल, मतलब एक ग्रामीण या कह सकते हैं गाँव का व्यक्ति, वॉज पासिंग बाय द जंगल मतलब एक ग्रामीण जंगल से होकर गुजर रहा था। जनद सॉ, जनद ने देखा कि दैट की द सेम डॉग, कि वही कुत्ता हैड स्टार्टेड टू बार्क एट द विलेजर, कि वही कुत्ता जो था वो हैड स्टार्टेड टू बार्क एट द विलेजर, वो उस ग्रामीण पर भौंकने लगा। एंड चेज्ड हिम, चेज मतलब दौड़ाना, सेकंड हम चेज्ड, एंड चेज्ड हिम, और उसको उसने दौड़ा दिया। द विलेजर पिक्ड अप अ स्टोन, पिक मतलब उठाना, सेकंड में पिक्ड अप, द विलेजर पिक्ड अप अ स्टोन मतलब गांव वाले व्यक्ति ने, ग्रामीण ने एक पत्थर उठाया। एंड थ्रू इट, और उसको फेंका। टू हिट द डॉग, और उसे कुत्ते को मारने के लिए फेंका। हिट मतलब मारना, और उसे कुत्ते को मारने के लिए फेंका। द स्टोन इंजर्ड द डॉग्स लेग, और जो स्टोन था, पत्थर था, उसने घायल कर दिया। द डॉग्स लेग, उसने कुत्ते के पैर को घायल कर दिया। लेग इट, ही स्टार्टेड लिम्पिंग, लिम्प मतलब लंगड़ाना, ही स्टार्टेड लिम्पिंग, वह लंगड़ाने लगा। चलिए आगे देखिए। Zanad was amazed to see all those incidents next when the same villager passed। क्या अर्थ हुआ Zanad was amazed to see all those incidents, मतलब जो जनद था वो इन सारी घटनाओं को देखकर बहुत ज़्यादा अमेज था, हैरान था। नेक्स्ट मतलब कि अगला, when the same villager passed by the king's soldiers, मतलब कि जब वही जो विलेजर था, ग्रामीण था, पास्ट बाय वो होकर गुजरा, बाय द किंग सोल्जर जब वो राजा के सिपाहियों के पास से होकर गुजरा। वन ऑफ द हॉर्सेस, जो एक घोड़ा था, हिट द विलेजर, उसने उस विलेजर को चोट पहुंचाई, हिट किया उसको, उसको मारा। विद इट्स 4 legs, मतलब उसने अपनी आगे वाली टांगों से उस विलेजर को, उस ग्रामीण को मारा। एंड इट इंजर्ड द विलेजर्स फेस, और उसने उस विलेजर के मतलब कि जो ग्रामीण था उसके चेहरे को घायल कर दिया। चलिए आगे देखिए। जनद डिसाइडेड टू मूव फर्दर, जो जनद था उसने फैसला किया, टू मूव फर्दर, जनद ने आगे बढ़ने का, आगे जाने का फैसला किया। वैन ही क्रॉस्ड द लेक, लेक मतलब झील, और क्रॉस मतलब पार करना। वैन ही क्रॉस्ड द लेक मतलब जब उसने झील को पार किया। हिज सोल्जर्स हॉर्स, उसके जो सोल्जर का, सिपाही का घोड़ा था, विच हैड हिट द विलेजर, जिसने विलेजर को, ग्रामीण को मतलब गाँव, उस ग्रामीण को मारा था। गॉट स्टक इन अ डिच, वो एक डिच में मतलब वो एक खाई में फंस गया। द हॉर्स ऑल्सो ब्रोक हिज लेग, और जो घोड़ा था ऑल्सो ब्रोक हिज लेग, उसकी भी टांग टूट गई। चलिए आगे देखिए। वैन जनद रिटर्न टू हिज पैलेस, जब जनद था वो रिटर्न मतलब लौटा, रिटर्न टू हिज पैलेस, जब वो अपने महल वापस लौटा। ही नरेटेड एवरीथिंग टू हिज वाइफ, और नरेट मतलब बताना, ही नरेटेड एवरीथिंग टू हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी को हर बात बताई। जायरा, जायरा आस्क्ड हिज वाइफ जायरा, तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? वैन जनद रिटर्न टू हिज पैलेस, जब जनद अपने महल वापस पहुंचा। ही नरेटेड एवरीथिंग टू हिज वाइफ जायरा, उसने अपनी पत्नी जायरा को हर बात बताई। जायरा आस्क्ड, जायरा ने पूछा, माई बिलव्ड हस्बैंड, मतलब कि मेरे प्राण प्रिय पति। वॉट डिड यू अंडरस्टैंड फ्रॉम ऑल दोज इवेंट्स दैट यू सॉ टुडे, तो उसने क्या पूछा अपने पति से कि वॉट डिड यू अंडरस्टैंड। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव वाक्य है, जहाँ पर डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो उसने क्या पूछा? वॉट डिड यू अंडरस्टैंड फ्रॉम ऑल दोज इवेंट्स दैट यू सॉ टुडे, मतलब आज जो घटनाएं आपने देखी उनसे आपने क्या समझा। विद हिज हार्ट फुल ऑफ शेम एंड रिमोर्स, दोस्तों शेम मतलब शर्मिंदगी और रिमोर्स का मतलब पश्चाताप। विद हिज हार्ट फुल ऑफ शेम एंड रिमोर्स मतलब अपने पश्चाताप और शर्मिंदगी से भरे हुए दिल के साथ। जनद रिप्लाइड, जनद ने जवाब दिया, जायरा आई हैव अंडरस्टूड दैट आई हैव कमिटेड मैनी सिंस इन माई पास्ट। और दोस्तों ये जो वाक्य है यहाँ पर हैव के साथ
थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। तो जब किसी भी वाक्य में हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। तो उसने क्या कहा कि ज़ायरा आई हैव अंडरस्टूड, मैं समझ चुका हूँ कि आई हैव कमिटेड मैनी सिंस इन माई पास्ट, मतलब मैंने अपने पास्ट में, मतलब अपने बीते हुए समय में, और सिन का मतलब होता है पाप या फिर गुनाह। आई हैव कमिटेड मैनी सिंस इन माई पास्ट मतलब मैंने अपने पास्ट में, अपने बीते हुए समय में कई गुनाह किए हैं, कई पाप किए हैं। आई हैड बैडली टॉर्चर्ड ऑल इनोसेंट पीपल इन माई किंगडम एंड कॉज्ड दैम सो मच पेन एंड अगोनी। तो उसने आगे क्या कहा कि आई हैड बैडली टॉर्चर्ड ऑल इनोसेंट पीपल इन माई किंगडम, और मैंने अपने राज्य में सभी जो निर्दोष लोग होते हैं उनको बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया, प्रताड़ित किया। एंड कॉज दैम सो मच पेन एंड अगोनी, और उन्हें बहुत सारा दर्द और तकलीफ़ें दी। आई हैव ऑल्सो रियलाइज्ड, और रियलाइज मतलब महसूस होना, आई हैव ऑल्सो रियलाइज मुझे ये भी महसूस हुआ है दैट कि डूइंग ईविल मतलब बुरा करना, टू अदर्स दूसरों के साथ, ब्रिंग्स ओनली ईविल वो सिर्फ बुराई लाता है, टू अस हमारे लिए, इन रिटर्न बदले में। तो उसने आगे क्या कहा कि आई हैव ऑल्सो रियलाइज दैट डूइंग ईविल टू अदर्स ब्रिंग्स ओनली ईविल टू अस इन रिटर्न, मतलब कि मुझे ये भी एहसास हुआ है कि दूसरों के साथ बुरा करना वो रिटर्न में, बदले में हमारे लिए बुराई ही लाता है, बुरा लाता है। आगे देखिए, द किंग प्रोमिस्ड हिज क्वीन, जो राजा था उसने अपनी क्वीन से, अपनी रानी से वादा किया दैट कि ही वुड नेवर ट्रीट एनीवन हार्शली, कि वो कभी भी किसी को हार्शली मतलब कि गलत तरीके से, बुरे तरीके से ट्रीट नहीं करेगा, व्यवहार नहीं करेगा इन द वर्ल्ड संसार में। एंड वुड सिक्योर पीस एंड जस्टिस, और वो शांति और न्याय को सिक्योर करेगा, मतलब उनकी रक्षा करेगा इन हिज किंगडम अपने राज्य में। सीन्स दैट डे, उस दिन से, द किंग बिकेम वेरी काइंड, जो राजा था वो बहुत दयालु हो गया, एंड कंपेशनेट, और वो बहुत ज़्यादा दयालु हो गया। एंड ऑल द पीपल इन हिज किंगडम, और जो लोग थे उसके राज्य में, बिकेम वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हुए, टू सी, ये देख कर, दिस सडन चेंज, इस अचानक आए बदलाव को देखकर जो लोग थे उसके राज्य में बड़े खुश हुए इन हिज बिहेवियर। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, जो लोग थे उसके राज्य में वो उसके व्यवहार में अचानक आए, इस तरह के चेंज को देखकर, बदलाव को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए। चलिए दोस्तों, भी इस कहानी का जो मॉरल है वो भी देख लेते हैं। इट्स नेवर टू लेट टू गिव अप योर बैड हैबिट्स, गिव अप मतलब होता है छोड़ना, तो क्या अर्थ हुआ, इट्स नेवर टू लेट टू गिव अप योर बैड हैबिट मतलब अपनी बुरी आदतों को छोड़ना कभी भी लेट नहीं होता है। तो दोस्तों, इस कहानी का जो सार है वो यही है कि यदि हम दूसरों को तकलीफ़ देते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, तो बदले में हमें भी वही चीज़ें मिलती हैं। और जो कहानी का मॉरल है वो भी बड़ा प्यारा है कि यदि हमारे अंदर कोई बुराई है, कोई बुरी चीज़ है, तो कभी भी हम उन्हें छोड़ सकते हैं, उसके लिए कभी भी हम लेट नहीं होते हैं। तो दोस्तों, ये आज की एक अच्छी सी कहानी थी। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और यदि आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।